Bismillahirrahmanirrahim. Following is a summarized trial balance of Delta Enterprises DE for the year ended 30th June 2019. प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 2,30,600. इन्वेंट्री देखो कौन सी डेट पे दी गई, क्लोजिंग इन्वेंट्री आमतौर पर ओपनिंग होती है, तो इसका मतलब चांसेस है कि सिस्टम परपीचुअल है. कैश एंड बैंक बैलेंसेस 4,600, ट्रेड रिसीवेबल्स 94,800, प्री पेमेंट्स 3,000, अदर रिसीवेबल 5,300. कॉस्ट ऑफ सेल्स भी आ गए, सिस्टम परपीचुअल हो गया. सेलिंग एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस, डेप्रीसिएशन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, बैंक चार्जेस, ये दोनों चीजें आएंगी फाइनेंस चार्ज. कैपिटल 1,45,000. प्रॉफिट और लॉस का मतलब क्या है, रिटेन्ड अर्निंग, यानी आपका जो प्रॉफिट है वो कैपिटल से अलग करके दिखाया जा रहा है. जैसे स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के अंदर FR1 में कर रहे होते हैं, ठीक है ना. अच्छा, लेकिन बहरहाल मतलब ये अगर इन दोनों को जोड़ दो तो कैपिटल वो वाला बन जाएगा फ्लक्चुएट. इन्होंने क्या कर दिया है, आपका कैपिटल अलग दिखाया है और आपकी प्रॉफिट जो आपके बिजनेस में ग्रोथ आ रही है, बिजनेस के ऑपरेट, उसको अलग से तोड़ के दिखा दिया. लोन कितना है 90,000 का, उस पर इंटरेस्ट रेट कितना है 12%. अक्यूमुलेटेड तो ये कॉस्ट है होगी, ये उसका कॉन्ट्रा हो गया. कोई डेट मेंशन नहीं है, लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस में डेप्शन डेबिट हुई भी है तो यकीनन अक्यूमुलेटेड डेप्शन भी क्रेडिट हुई भी होनी चाहिए. तो डेप्शन के डेबिट होने की वजह से हम क्या मानेंगे इसको, क्लोजिंग बैलेंस. बाकी अदर इंफॉर्मेशन जो बता दिया. ट्रेड पेएबल्स 41,400, सेल्स रेवेन्यू 4,87,800, अदर इनकम आ गया. अच्छा, अब नेक्स्ट वन, गुड्स रिटर्न बाय अ कस्टमर. कस्टमर ने गुड्स वापस की, यानी कि सेल्स रिटर्न. कब वापस की, 30 जून 2019 को, हमारे बिल्कुल ईयर एंड पर. लेकिन हमारे अकाउंटेंट ने इसको रिकॉर्ड कब किया, 1 जुलाई अगले अकाउंटिंग पीरियड में. तो भले उसने अगले अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड किया, वो गलत किया उसने. अगर ये रिटर्न आज हुई है तो इसको एडजस्टमेंट बन के आज की. तो अब स्टूडेंट को घुमाता कैसा है, देखिए ICAP कभी ये नहीं बोलेगा कि आपने सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड नहीं की, वो आपको ये बोलेगा आपने सेल्स रिटर्न अगले अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड कर ली. इसका मतलब कहाँ होनी थी, यहाँ पर, तो यहाँ नहीं की. अब ना नहीं बोल रहे, ना बोलने का एक और तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपने सेल रिटर्न आज की कब रिकॉर्ड कर ली, अगले अकाउंटिंग पीरियड में. तो फिर होने कहाँ चाहिए, आज. These goods had been sold on credit for ₹1,950,000 at a cost plus 30%. तो आइए सेल रिटर्न की एंट्री बनाएं, और सिस्टम अगर परपीचुअल है तो सेल रिटर्न के साथ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की भी एंट्री बनेगी. एडजस्टमेंट नंबर 1, सेल्स रिटर्न डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट. ये एंट्री बनती है ना बेटा, ये एंट्री बनेगी सेलिंग प्राइस पर 1,950. उसके बाद गुड्स वापस आ गई तो ये आपकी इन्वेंट्री में क्या हो गई, शामिल हो गई. सिस्टम अगर क्या होता, पीरियोडिक होता, तो फिर ये हमारी अगर इन्वेंट्री हम 30 को गिन रहे हैं तो ये गोडाउन में गुड्स आ चुकी होती, उस गिनती में शामिल हो चुकी होती, तो हमें अलग से शामिल करना नहीं पड़ता. लेकिन सिस्टम क्या है, परपीचुअल है, तो गोडाउन में तो है लेकिन रिकॉर्ड में भी लाना क्या है, जरूरी है. तो आप इन्वेंट्री अकाउंट दोबारा से डेबिट कर दें और COGS क्रेडिट कर दें, लेकिन ये एंट्री बनेगी कॉस्ट पर. 1,950 ये गुड्स बेची हैं आपने 30% मार्कअप पर, तो ये सेलिंग प्राइस 130 के बराबर है. मल्टीप्लाई कर दें किससे, 100 से. कॉस्ट प्लस 30% लिखा हुआ है, जल्दी कर जल्दी कर. क्या आंसर आया, 1,500. ये पहली एंट्री बन गई. देन उसके बाद ऑन 1 October 2018 a printer was acquired on rent from Kazi and Company. आपने काजी एंड कंपनी से एक रेंट पर क्या लिया, प्रिंटर लिया. कब लिया,
1 अक्टूबर 2018 पर आपका अकाउंटिंग पीरियड शुरू हो रहा है 1 जुलाई 2018 से, खत्म कहाँ हो रहा है 30 जून 2019 पर। तो जुलाई से साल स्टार्ट करें, जुलाई अगस्त सितंबर, इन 3 महीनों में प्रिंटर आपके पास नहीं था, तो इस प्रिंटर का रेंट आप पर ड्यू होना कब से शुरू हुआ? 1 अक्टूबर से। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। तो इस अकाउंटिंग पीरियड में इस प्रिंटर का आपके ऊपर ज्यादा में ज्यादा कितने मंथ्स का रेंट ड्यू हो सकता है? पक्का? The annual rent of rupees 480,000 was paid in advance and debited to, आपने पूरे साल का रेंट एडवांस में पे कर दिया और उसको प्रीपेमेंट के तौर पर डेबिट कर दिया। अगर ये जुमला यहाँ तक रुक जाए और आगे कुछ लिखा हुआ ना हो, तो हम प्री पेमेंट में से 9 महीने के रेंट को एक्सपायर करके एक्सपेंस मान लेंगे और रिमेनिंग प्री पेमेंट 3 महीने के बराबर क्या होगी? प्री पेमेंट के टोटल बैलेंस में बाकी रह जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? लेकिन जुमला यहाँ नहीं है। However, the printer was purchased by D on 1st April 2019 for rupees, यानी हिसाब लगाओ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने प्रिंटर रेंट पे रखने के बाद हमने बोला भाई छोड़ो यार, अब रेंट कौन भरे, प्रिंटर खरीद ले। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने रेंट कितना पे किया हुआ था? 4,80,000। 4,80,000 में से आधा रेंट तो क्या हो गया? एक्सपायर हो गया। वो तो हमारा बन गया रेंट एक्सपेंस, आधा बाकी है। तो जो आधा बैलेंस बाकी है वो रेंट नहीं बनेगा, बल्कि वो हमारी प्रिंटर खरीदने की कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा कि भाई इतने पैसे तो हमने तुम्हें एडवांस में दिए हुए थे, बकाया पैसे या तो हम तुम्हें देंगे तो वो हम पर लायबिलिटी। अब एग्जामिनर यहाँ भी धोखा देगा, वो बोलेगा बकाया पैसे आप दे रहे हो जुलाई के महीने में। तो भाई अगर बकाया पैसे आप जुलाई के महीने में दे रहे हो तो फिर इसका मतलब आज 30 जून तक आपने पैसे दिए नहीं ना, तो वो अमाउंट क्या बना आप पर? आज 30 जून पर लायबिलिटी। तो एग्जामिनर घुमाता कहां पर है? पेमेंट की बात कर रहा है, लेकिन वो अगर एक पेमेंट जो आज करनी है वो कब करवा रहा हो? अगले अकाउंटिंग पीरियड में। तो फिर वो पेमेंट आज क्या है? अनपेड है, तो फिर आज वो आपके लिए क्या है? लायबिलिटी है। इतनी बातों को आपको समझना चाहिए। तो क्या आप बोल रहे हैं जरा देखिएगा। However, the printer was purchased by D Delta Enterprise on 1st April for rupees 1,240,000। 4,80,000 का आधा 2,40,000। 2,40,000 तो इसमें कट जाएंगे, तो हम ऊपर कितने रकम पे करेंगे? 10 लाख। The payment net of rent adjustment was made in, धोखा। कब हो रही है पेमेंट? 30 जून तक। तो इट मींस जो हमने मशीन खरीदी है उसकी पेमेंट हम पर क्या बन गई? लायबिलिटी। कब बन गई? 1 अप्रैल। लेकिन वो लायबिलिटी हमारी एसएफ में अपेयर नहीं होती अगर 30 जून तक हम पे कर चुके होते। लेकिन चूंकि 30 जून तक भी पेमेंट नहीं हो रही, बल्कि कब हो रही है? जुलाई अगले अकाउंटिंग पीरियड में। तो लिहाजा 30 जून पे वो बैलेंस हमारी एसओएफपी में लायबिलिटी के तौर पे दिखाई देना चाहिए और अदर पेएबल का पार्ट बनना चाहिए। अच्छा जी, द परचेज हैज नॉट बीन अकाउंटेड फॉर। ये जो रेंट एग्रीमेंट के जरिए मशीन खरीदने की एंट्री है, इसकी ना कोई मशीन डेबिट हुई है ना ही कोई लायबिलिटी क्रेडिट हुई है, ना ही प्री पेमेंट में से कोई एडजस्टमेंट हुई। ठीक है जी। डेप्रीशिएशन क्या कहते हैं? डीई। तो लिहाजा जब ये डेबिट नहीं हुई तो बाकी एसेट के साथ मिलाकर इसके ऊपर कोई डेप्शन भी चार्ज नहीं हुई। तो अब कर दिए डीई डेप्शन ऑफिस इक्विपमेंट एट 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। डीई एलोकेट डेप्शन टू सेलिंग एंड एडमिन द रेशियो। तो इसकी डेप्शन क्या करें? उसमें शामिल करें। ठीक है। अच्छा, लेकिन ये है ऑफिस इक्विपमेंट, ये क्या है? प्रिंटर क्या है? ऑफिस इक्विपमेंट। और ऑफिस इक्विपमेंट की डेप्शन तो प्योरली एडमिन का पार्ट बनेगा। तो वो तो बाकी डेप्शन की बात कर रहा है, इसकी बात नहीं कर रहा। अच्छा जरा तवज्जो से एक एक करके। एडजस्टमेंट नंबर 2 में बहुत सारी बातें एग्जामिनर ने मिला दी। हमने प्री पेमेंट कितनी की थी? 4,80,000, जो कि हमारे प्री पेमेंट के सेक्शन में मौजूद है। कब की थी? 1 अक्टूबर को। उसमें से अक्टूबर से लेके मार्च तक का रेंट क्या हो गया? एक्सपायर हो गया। वो पेमेंट थी पूरे साल की, 6 महीने का रेंट क्या एक्सपायर हो गया।
उसकी एंट्री बनाते हैं। पहले एक एक स्टेप करते हैं। रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंट एक्सपेंस डेबिट, प्री पेमेंट क्रेडिट, रेंट एक्सपेंस डेबिट, प्री पेमेंट क्रेडिट। 4,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, 2,40,000। अच्छा, ये जैसे कि हम ये सारी एंट्री रुपीज इन थाउजेंड बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ भी जीरो मिटा देता हूँ। अच्छा, अब 480 में 240 क्या हो गया, प्री पेमेंट में ही बाकी रह गए, वो भी एक्सपायर होते 3 महीने और, लेकिन हमने 1 अप्रैल को मशीन ही खरीदी। तो अब हम बोलेंगे पीपीई डेबिट, वो खरीदी कितने की, 1,240। तो हमने कहा 1,240 में 240 तो हमारे कहाँ दिए हुए, एडवांस में। तो यानी मतलब 240 तो इसके एडजस्ट करवा लो प्री पेमेंट से, बाकी का बैलेंस हम पर क्या बन गया, लायबिलिटी। और क्योंकि ये प्रिंटर हम यूज करेंगे, हमारी इन्वेंट्री नहीं है, तो ये ट्रेड पेबल नहीं बल्कि क्या है, अदर पेएबल। अदर पेएबल क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कितने से, 1,000 से। फिर इस प्रिंटर के ऊपर चार्ज कर दें डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, accumulated depreciation credit 1,240। ये कब से हमारे कंट्रोल में आ गया, 1 अप्रैल से। तो इस पर एज पर डेट 3 महीने की डेप्शन चार्ज होनी चाहिए। अच्छा, जवाब में मिला ना बेटा, 20% है ना रेट, तो 1,240 का 20% मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12। जी, तो हमारी डेप्शन के अंदर 62 का और इजाफा जाएगा, लेकिन ये डेप्शन हमारी प्योरली एडमिन में जाएगी। भाई आपको एडजस्टमेंट नंबर 2 समझ में आ गई, चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद तवज्जो दरकार होगी, एनुअल फायर इंश्योरेंस प्रीमियम of rupees 4,500,000 was paid in advance on 1 जनवरी 2019। कब पे किया, ईयर एंड 30 जून 2019 से, आज से 6 महीने पहले। ईयर एंड से 6 महीने पहले। आवाज नहीं आ रही बेटा आप लोग, कितना पे किया, 45 लाख, ठीक है जी। एनुअल फायर इंश्योरेंस पूरे साल, एंड डेबिटेड टू, यानी पूरे अमाउंट को क्या कर लिया, एक्सपेंस मान लिया। The payment also includes rupees 1,350 बोल रहा हूँ, pertaining to the owner's personal property। इसमें से 1,350 तो ऑनर की प्रॉपर्टी के, ऑनर की प्रॉपर्टी वाले केस में जितना पे किया एडवांस में, वो सब क्या है, ड्राइंग है, उसमें कोई प्रीपेमेंट कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। तो एक काम करो, पहले एडमिन एक्सपेंस में से 4500 में से 1,350 निकाल कर क्या बना दो, ड्राइंग बना दो, जो आसान काम। आपने कहा एडजस्टमेंट नंबर 3, तवज्जो, ड्राइंग्स डेबिट, ड्राइंग्स डेबिट 1,350 से, एडमिन एडमिन एक्सपेंस क्रेडिट 1,350 से। मतलब जो आपने 4,500 की पेमेंट की थी, उसमें से 1,350 की पेमेंट ऑनर के लिए थी, और आपने पूरे 4,500 को एडमिन एक्सपेंस मान लिया, तो आपके एडमिन एक्सपेंस के अंदर 1,350 की ड्राइंग मौजूद है। एडमिन एक्सपेंस कम कर दिया, ड्राइंग डेबिट कर दिया। अब एडमिन एक्सपेंस में 4500 में से 1,350 तो निकल गए, बचे कितने, 3,150। 3,150 में 6 महीने का बैलेंस एक्सपेंस है, सुन तो लो यार। तो उसको एक्सपेंस है और वो एक्सपेंस में ही शामिल है, तो उसको एक्सपेंस रहने दो। जितना एक्सपेंस नहीं है उसको रिवर्स करो, तो वो भी बैलेंस कितना है, 6 महीने का, उसको प्रीपेड मानकर एडमिन एक्सपेंस क्या कर दो, कम कर दो।
प्रीपेमेंट डेबिट एडमिन एक्सपेंस क्रेडिट। कैसे? 4,500 में से 1,500 तो हमने क्या कर दिए, निकाल दिए। आवाज नहीं आ रही बेटा? बचे कितने? सॉरी 1,500 नहीं, 1,350 निकाल दिए। बचे कितने? 3,150 का 60% एक्सपेंस ही है। तो जो पोर्शन एक्सपेंस है उसको एडमिन में छोड़ दो, जो पोर्शन एक्सपेंस नहीं है उसको वहां से निकाल दो। तो आधा एक्सपेंस और आधा एक्सपेंस नहीं। कितना बना? 1,500। उसके बाद भाई समझ में आई एडजस्टमेंट आपको? दोबारा पढ़ के देख लो। हमने देखो पढ़ लो, हमने एनुअल फायर इंश्योरेंस कितना पे किया? 4,500 एडवांस में पे किया। कब पे किया? अगर ये पूरा बिजनेस के लिए होता तो उसमें 2,250 एक्सपायर होते, 2,250 प्रीपेड रहते। लेकिन हमने जब पे किया उस वक्त हमने कैश या बैंक क्रेडिट किया, प्री पेमेंट नहीं, पूरा एडमिन एक्सपेंस डेबिट। तो हमारे एडमिन एक्सपेंस में 4,500 इसके शामिल हैं, ठीक है ना। द पेमेंट ऑल्सो इंक्लूड्स, इस पेमेंट के अंदर 1,350 जो पेमेंट है वो ऑनर के लिए। हम पहले 1,350 को खत्म करें। हमने कहा एडमिन एक्सपेंस में 1,350 का कर दिया, हमने क्रेडिट कर दिया, ड्राइंग का कर दिया, डेबिट कर दिया। अब बैलेंस कितना बचा? 3,150। 3,150 का हिसाब लगाएं। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 6 महीने एक्सपायर है। हमने पूरा एक्सपेंस माना। तो जितना एक्सपेंस है उसको एक्सपेंस में रहने दो, जितना एक्सपेंस नहीं है उसको रिवर्स कर दो। तो हमने जो 6 महीने का बैलेंस एक्सपेंस नहीं था उससे हमने एडमिन एक्सपेंस क्रेडिट कर दिया, प्री पेमेंट। तो हमने एक 1,500% के बराबर बैलेंस का कर दिया, एडमिन एक्सपेंस में ही छोड़ दिया। समझ में आई बात या नहीं? अच्छा जी, ओके। उसके बाद नेक्स्ट वन, अदर इनकम इंक्लूड्स ₹900,000 collected on 1st April 2019। अदर इनकम में 9 लाख रुपए कब कलेक्ट हुए? इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सर्विस एग्रीमेंट फॉर द 6 months एंडिंग। और ये 9 लाख रुपए एक सर्विस के बदले में मिलेंगे जो हम 6 महीनों में देंगे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। इसका मतलब हम 9 लाख में से अप्रैल मई और जून की सर्विस दे चुके हैं। आवाज नहीं आ रही? और जुलाई अगस्त और सितंबर की सर्विस देना बाकी है। तो जितनी सर्विस दे चुके हैं उसको अदर इनकम में ही रहने दो, जितनी सर्विस नहीं दी उसको अदर इनकम से निकाल कर क्या बोल दो? अनअर्न्ड इनकम, क्योंकि ये इनकम आपको एडवांस में रिसीव हो गई है ना। यस और तो अनअर्न्ड इनकम लायबिलिटी बन जाएगी आपके ऊपर। तो आप क्या बोलोगे? अदर इनकम डेबिट अनअर्न्ड इनकम क्रेडिट। और अनअर्न्ड का मतलब अदर पेबल क्रेडिट कर सकते हो। अच्छा जी, अब बोलो 9 लाख है ना, 9 लाख, 9 लाख मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइड बाय 6। 9 लाख पूरे 6 महीने का, इसमें 3 महीने जो गुजरना बाकी हैं उसकी सर्विस इनकम हमारे लिए क्या? अनअर्न्ड है। 4,50,000 तो 450। नेक्स्ट वन, अब देखो इसका अपोजिट केस बनाया है। एक में हमें पैसे इधर मिल गए, एक में हमें पैसे 6 महीने गुजारने के बाद मिलेंगे। तो जो महीने गुजर चुके हैं उनका अमाउंट हमारे लिए क्या है? अक्रूड इनकम, रिसीवेबल, अगर आप समझते हैं इस बात को। अच्छा जी, तो लिखवाइए की तरह देखिएगा, एन अमाउंट ऑफ ₹960,000 रिसीवेबल ऑन, अगले अकाउंटिंग पीरियड में, ऑन कंप्लीशन ऑफ अ सर्विस एग्रीमेंट फॉर द 6 months एंडेड 31st जुलाई। यानी 1 अगस्त को हमें सर्विस मुकम्मल, 6 महीने की सर्विस मुकम्मल करने का पैसा मिलेगा। लेकिन वो 6 महीने की सर्विस मुकम्मल कब होगी?
तो इट मीन 31 जुलाई को, जो कि अगले अकाउंटिंग पीरियड में हमारे 6 महीने पूरे होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इस अकाउंटिंग पीरियड में इस सर्विस के 5 महीने गुजर चुके, नहीं गुजर चुके? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई अगले अकाउंटिंग पीरियड में, तो इट मीन्स 1 महीने की सर्विस देना बाकी है। जब वो 1 महीने की सर्विस देंगे तो अगले अकाउंटिंग पीरियड में पैसा पूरा मिलेगा। लेकिन अभी हम कितनी सर्विस दे चुके हैं? 5 महीने का हमारा राइट टू रिसीव क्या हो चुका है, एस्टेब्लिश हो चुका है। तो 5 महीने के अमाउंट को हम क्या मान रहे हैं, रिसीवेबल। कौन सा? अदर रिसीवेबल। अदर रिसीवेबल डेबिट, अदर इनकम क्रेडिट। कितने से? 960 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 6। क्यों 960? 6 महीने का अमाउंट है ना भाई, हर बार डिवाइड 12 थोड़ी करेंगे। 960 कितने मंथ्स का है? 6 महीने का। क्या आंसर आया? उसके बाद समझो दरकार है 12% आखिरी, और इसका एमसीक्यू भी आ सकता है। 12% बैंक लोन वाज एक्वायर्ड ऑन, 12% बैंक लोन कब लिया आपने? ये साल स्टार्ट होता है 1 जुलाई 2018 से। तो 1 अप्रैल 2018 कहाँ फॉल करता है? पिछले अकाउंटिंग पीरियड में। तो पिछला अकाउंटिंग पीरियड एंड होने से 3 महीने पहले हमने लोन ले लिया था, यस और नो? द प्रिंसिपल इज रीपेएबल इन 10 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट कमेंसिंग फ्रॉम, हमें प्रिंसिपल वापस करना है 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, जो कि शुरू कब से होगा? 1 अप्रैल से। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस अकाउंटिंग पीरियड में हम प्रिंसिपल का एक हिस्सा क्या कर देंगे? पे कर देंगे। ठीक है जी, हमारा ईयर एंड 30 दिन है ना। अच्छा, इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन 1 अक्टूबर एंड 1 अप्रैल ईच ईयर। इंटरेस्ट पे करने की पॉलिसी है 6 मंथ की। अब तवज्जो कीजिएगा, हमने लोन कब से लिया? 1 अप्रैल से। तवज्जो, अप्रैल, मई, जून, ईयर एंड आ गया। तो हमने लास्ट ईयर 3 मंथ्स का इंटरेस्ट अक्रूड कर लिया होगा, क्योंकि आप पे तो नहीं कर सके। तो ईयर एंड पे एंट्री बनेगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट। फिर अगला साल शुरू हुआ, जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो सितंबर का एंड हो गया, तो पिछले साल के 3 महीने और इस साल के 3 महीने का इंटरेस्ट मिलाकर हमने पे किया होगा 1 अक्टूबर, मिसाल के तौर पे 60,000 रुपये, मिसाल के तौर पर। तो हमने एंट्री बनाई होगी कैशिया बैंक क्रेडिट 60,000 से, जिसमें से आधा पिछले साल क्या बना हुआ है? लाइबिलिटी। तो इंटरेस्ट पेएबल डेबिट 30,000 से, और इस साल का जुलाई, अगस्त और सितंबर का इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 30,000 से। तो इसका मतलब इस साल का जुलाई, अगस्त और सितंबर का इंटरेस्ट अगर पेड है तो रिकॉर्ड भी होना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। अच्छा, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च का इंटरेस्ट हमने कब पे किया होगा? 1 अप्रैल, और वो भी सेम अकाउंटिंग पीरियड से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ईयर एंड जुलाई है, दिसंबर ईयर एंड नहीं है। तो वो भी हमने इस साल पे कर दिया होगा और रिकॉर्ड कर दिया होगा। तो नहीं पे किया होगा तो कौन सा नहीं पे किया होगा? 3 महीने, अप्रैल, मई और जून, और वो पे होगा अगले अकाउंटिंग पीरियड में जुलाई, अगस्त और सितंबर के साथ मिलाकर। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब फिर ईयर एंड पे कितने मंथ्स का इंटरेस्ट अक्रूड है? 3 मंथ्स। तो आइए जरा देखते हैं कि क्या हमारे ट्रायल बैलेंस में, क्या हमारे ट्रायल बैलेंस में, क्या हमारे ट्रायल बैलेंस में, बोले बोलो, क्या हमारे ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट हुआ हुआ है? कितने से? सॉरी, कितने से? 9,000 हुआ हुआ है। लेट्स प्रूफ। अब ये जो 90,000 है, ये कौन सी डेट पर? और पहली इंस्टॉलमेंट हमने पे की है 1 अप्रैल 2019। तो ये लोन का बैलेंस जो है एक इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद। तो अगर टोटल लोन की हमने 10 हिस्से किए थे
और एक हिस्सा हम पे कर चुके हैं, तो ये बैलेंस कितने हिस्सों के बराबर हुआ? 9 हिस्सों। तो अगर डिवाइड बाय 9 करें, क्योंकि एक हिस्सा पे हो चुका है, डिवाइड बाय 9 करें तो हर एक हिस्सा मिल जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो तो टोटल हिस्से मिल जाएंगे। इसका मतलब लोन का असल बैलेंस कितना था? 1 लाख। अब सुनना तवज्जो से, 1 लाख के ऊपर 9 महीने का इंटरेस्ट कितने परसेंट से? 12%। 1 लाख का 12% निकालिए, 12,000 बनेगा। मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12 कीजिए, 9,000। हाँ हाँ हाँ, 9,000 बनेगा। 9,000 जुलाई से लेकर मार्च तक का इंटरेस्ट। और क्योंकि 1 अप्रैल को प्रिंसिपल का एक हिस्सा क्या हो गया? कम हो गया, तो अगले 3 महीने का इंटरेस्ट इस पर कैलकुलेट होगा, 90,000 पर। ठीक है जी। तो हम क्या एंट्री बना रहे हैं? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट। 90,000 मल्टीप्लाई बाय 0.12 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12। 9 महीने का इंटरेस्ट पेड भी है और रिकॉर्डेड भी है। सही थी। वैसे पे 12 महीने का हुआ है, पिछले 3 महीने का भी पे हुआ है इस साल, लेकिन वो 3 महीने वाला किससे एडजस्ट हुआ है? पिछले साल की लायबिलिटी के बैलेंस। हाँ। क्या आंसर आया? 27। 2700 करेक्ट, 27। ठीक है जी। अब ये सोचना है आपको कि अगले अकाउंटिंग पीरियड में आप जो है वो इस लोन की इंस्टॉलमेंट्स क्या करोगे? पे करोगे। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ क्या है? द लोन इज द प्रिंसिपल इज पेबल इन 10 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट। तो 1 लाख का इंटरेस्ट था, डिवाइड बाय 10। 1 लाख का लोन था, डिवाइड बाय 10 किया, 10,000 की एक इंस्टॉलमेंट बनी। एक पे हो चुकी है, 9 पे होना बाकी। 9 में से एक कब पे होगी? अगले अकाउंटिंग पीरियड में। तो 90,000 में से 10,000 जो अगले अकाउंटिंग पीरियड पे होंगे वो करंट लायबिलिटी, और बाकी 80,000 विल टेक मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। तो 80,000 कहाँ दिखाएंगे? नॉन। तो इस 90,000 के लोन को भी हमने 2 हिस्सों में तोड़ के दिखाना है। 10,000 कहाँ दिखाना है? करंट लायबिलिटी में। 80,000 कहाँ दिखाना है? नॉन करंट। समझ पाए बात? या नहीं? अब ये आपके सामने भाई एडजस्टमेंट तो मैंने कर दी, सिर्फ इंटरेस्ट की एस्टिमेट बन जाएगी। नमाज पढ़ के आओ तो बन जाएगी। हम भी चल रहे हैं अब, सही मैं नमाज पढ़ के आए तो बन जाएगी ना सवाल। बन जाएगी।